जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और डेली की तरह दोस्तों हम अपनी मैथ के रिवीजन को क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको सुपर सीरीज का दोस्तों आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। और कल का जो प्रैक्टिस सेट हुआ था दोस्तों, उसमें हमने आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आए थे और उम्मीद करता हूँ वो 20 क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम फिर आप लोगों के लिए 20 आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। बहुत ही शानदार श्रृंखला रहेगी दोस्तों आज के सेशन की। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे इस सुपर सीरीज में, और इस सीरीज का दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है? तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग क्लास में आ जाओ और एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, ताकि और भी बच्चे क्लास में जुड़ सकें और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर सकें, ठीक है? और आज के जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। एक कह सकते हैं कि एक एक आपके एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस, आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके बनते हैं। और आप लोगों का जो भी स्कोर रहा करे तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, आप लोगों की जो तैयारी है वो एक सही वे में चल रही है, ठीक है? तो चलिएगा, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के पहले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। तो सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का सबसे शानदार क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले हम दोस्तों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखो, ब्रैकेट आपका देखो यहाँ से लगा हुआ है ब्रैकेट, और यहाँ पर क्लोज है आपका, ठीक है? लेकिन इसके अंदर भी एक आपका ब्रैकेट है जिसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, यहाँ भी लगा। तो सबसे पहले हम इसी कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 एक 11/2, कितना हो जाएगा 11/2, माइनस का कितना हो जाएगा 3 3 9 1 10/3, कितना हो जाएगा भाई 10/3, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो भाई इनका ले लेंगे एलसीएम। तो भाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6 11 3 33, माइनस का 3 दूनी 6 10 दूनी 20। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 13/6। कितना आ गया? 13/6। यानी कि इस ब्रैकेट का मान कितना आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक? जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका मान कितना आया? 13/6। आगे आपका क्या दिया गया? आपका दिया गया इसका मान यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 13/6। ऑफ है तो ऑफ लिख लेते हैं। ये कितना है? 13 एकम 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 13। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आ। अब देखो, ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन। तो देखो 13 से 13 आपका कैंसिल आउट, 6 से काट देंगे, 6 तियाँ 18। यानी कि अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना आ गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आ गया दोस्तों हमारा 3। कितना आ गया मान? अब ये हमारा मान यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मान आ गया? हमारा 3 मान आ गया है, ठीक है? अब देखो इसके आगे, अब यहाँ से लेकर इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पर देखो 3 आ गया, +1 इसको छोड़ दो, यहाँ पे माइनस कर दो। अब यहाँ से लेकर इतने इतने को सॉल्व करो। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे, इसको मैं देखो ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। 2 3 6 5 11/2, 11/2 डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे। 4 दूनी 8 3 11/4, 11/4। अब देखो ये 11/4। अब देखो मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। तो ये है 2 गुणे 11/2, भाग में आएगा 11/4। तो भैया भाग में आएगा तो इसको गुणा में कर देंगे तो ये पलट जाएगी संख्या। तो ये हो जाएगी 4/11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ठीक है? और 2 से ये 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमें क्या बचेगा? केवल और केवल 4 बचा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना आ गया? हमारा 4 आ गया मान। बात समझ में आ गई? यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हमारा कितना आ गया? 4। बस अब यहाँ पर क्या लिखा था? बचा था हमारा 3, इसका मान आ गया था यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3। बीच में क्या लिखा था? प्लस का 1, फिर आपका माइनस का साइन, और इतने पूरे का मान कितना आ गया? 4। तो हो जाएगा 3 1 4 -4 = 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फाइनली आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राम एक पंखा खरीदता है और उसे 8% की छूट मिलती है, हालांकि यदि वह 3 पंखा खरीद रहा है तो उसे पहले पंखे पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई राशि जो है वो 6800 रुपये है, तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट प्राइस क्या होगा? भाई देखो, हमें नहीं पता कि उन 3 पंखों का अंकित मूल्य क्या है। भाई मान लिया कि तीनों पंखे उसने 100 रुपये में खरीदे। पहला पंखा 100 रुपये में खरीदा, दूसरा भी 100 में खरीदा, तीसरा भी 100 में खरीदा, ठीक है भाई? मान लो 100 क्यों माना भाई? इससे क्या होती है? कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है, 100 आसानी से कट जाते हैं, इसलिए 100 माना हमने, ठीक है? अब देखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि राम ने एक पंखा खरीदा उस पर 8% की छूट मिलती है, लेकिन हमें मतलब किससे? जो इसने 3 पंखे खरीदे हैं। 3 पंखे खरीदे हैं और कह रहा है कि पहले वाले पे ना 6% की छूट मिल रही है।
भाई 6% की पहले वाले पे 6% की छूट है और दूसरे पर 10% की छूट दे रहा है और तीसरे पर जो है वो 12% की छूट दे रहा है। अब आप एक बात बताओ, यदि वो 100 रुपये पर 6% की छूट देगा तो वो कितना लेगा भाई? आप कहोगे 94 लेगा। बात समझ में आ गई? यदि वो दूसरे पंखे पर 10% की छूट देगा तो भाई कितना लेगा भाई? 90% लेगा। यदि 100 रुपये में यदि वो 12% की छूट देता है तो भाई कितना लेगा? तो आप पूछ रही है हमारा लेगा, हमसे लेगा 88। कितना लेगा? 88। अब वो क्वेश्चन में बोला कि यदि राम तीनों पंखों के लिए जो भुगतान करता है ना वो 6800 रुपये देता है। आप बताओ राम ने टोटल भुगतान कितने का किया? भाई तीनों को जोड़ो भाई, तीनों पंखों का मूल्य, तो यह 94 90। तो ये कितना हो जाएगा? 90। और ये कितना हो जाएगा? 8 4 12 की 2 और 9 3 27, 272। कितना आ जाएगा भाई? 272। आप कह रहे हो इन्होंने तीनों ने 272 का भुगतान किया, वो कह रहे हैं नहीं, जो भुगतान किया है ना वो 6800 रुपये का किया। यानी कि 272 की वैल्यू कितनी है? 6800 है, तो एक की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। हमसे भैया क्या पूछा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमने माना कितना था भैया? 100 रुपये। तो भाई ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6800 और बटे में कितना आ जाएगा? 272। अब भैया अंकित मूल्य निकालनी है। जब 1% का मान इतना है तो 100% के मान के लिए इसमें गुणा कर देंगे 100 से। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। तो इसको काटेंगे भाई, कितनी बार कटेगा? तो इसको काटेंगे तो ये आपका काटेगा भाई किससे? ये आपका काटेंगे 4 से। 4 एकम 4, 4 से नहीं कटेगा भाई, इसको काटेंगे 17 से काट दो। 17 एकम 17, 10 बचेगा। हाँ 17 एकम 17, कितना बचेगा? 10। 102 हो जाएगा, 17 छिक्का 102। ये कट जाएगा 4 से, 17 चौको 68, यानी कि 400 बार। ठीक है, अभी ये भी कटेगा क्या? 16, 16 भी कट जाएगा किससे? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 8 बचेगा। 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 25 की गुणा 100 में कर देंगे तो भाई ये कितना आ जाएगा? तो हमारा मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25 गुणे का 100 यानी कि 2500। तो भाई प्रत्येक पंखे का भाई अंकित मूल्य हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 2500 आ जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भाई? 2500। किस ऑप्शन के पास है? ऑप्शन नंबर ए के पास है और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा ऐसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन भैया रेशियो से आ गया। कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी का मान 12:5, बी अनुपात सी 15:16, सी अनुपात डी 4:7 है, तुमसे क्या पूछा कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा? भाई अब यहाँ पर लगाओ दिमाग। भाई ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। हमसे तो ए अनुपात सी का मान पूछा है, क्या डी का भी मान निकालोगे? भैया हमें डी का मान नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है भैया? हमें क्यों निकालें जब हमसे डी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, हमें तो ए और सी का रेशियो बताना है। तो भाई ए सी का रेशियो तो आप यहाँ से लेकर इतने से ही बता सकते हो बस। बाकी का सी अनुपात डी तो भाई कुछ भी मतलब नहीं है, इन्होंने बेफालतू में लिख दिया भाई, सीधी सी बात। जब ए अनुपात सी का मान पूछा है तो हम डी से में कोई लेना देना नहीं है, हमारा क्वेश्चन का आंसर यहीं से आ जाएगा, इन्हीं दोनों से। तो भाई आपका रेशियो कितना दिया गया? ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया है? हमें तो भाई तीनों का मान निकाल लो। तो ए का मान कितना है भाई? 12:5 और बी अनुपात सी का मान कितना है? 15:16। भाई रेशियो कैसे निकालते हैं भाई? सब लोग जानते हो भाई। एक इसका मान यहाँ पर इसके पास की संख्या यहाँ पर लिख देंगे 5 और इसके पास की संख्या यहाँ पर लिख देंगे 15। बस इनकी गुणा कर देंगे 15 12, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 3 18, 180। अनुपात 15 पना हो जाएगा आपका 75 और ये कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80। भाई हमसे किसका पूछा था? हमसे पूछा था ए का। किसका पूछा था भाई? हमसे पूछा था ए का मान और सी का मान। तो भाई ये देखो रहा आपका ए का मान और ये रहा सी का मान। कितना है भाई? 180 अनुपात 80। तो भाई इसको सॉल्व कर लोगे, 0 से 0 काट देंगे भाई। ये कितना है? 8 है, तो ये कट जाएगा 2 चौको 8 और ये कट जाएगा 2 निम 18। तो कितना आ जाएगा भाई? 9:4। ऑप्शन नंबर ए के पास है, यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। केवल ए अनुपात सी का मान पूछा था, 9:4 हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1875 रुपये की राशि 4 साल में 2665 हो जाती है भाई। भाई कोई राशि है वो इतने वर्षों में इतना हो जाती है भाई, कितने रुपए से? 1875 से। भाई कोई राशि थी वो 1875 से कितनी हो जाती है? 2625 हो जाती है 4 साल में। तो भाई देखो इस पर हमें ब्याज कितना मिल जाता है भाई? देखो इनके दोनों के बीच का अंतर भाई कितना आ जाएगा? 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5, ये आ जाएगा हमारा 750। यानी कि 750 ये हमें क्या मिल जाता है? इस पर ब्याज मिल जाता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट।
और साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इस साधारण ब्याज ब्याज बराबर हमें कितना दिया गया 750 बराबर मूलधन पी का मान कितना दिया गया था 1875, मूलधन कितना हो जाएगा, ये हमारा मूलधन गुणे दर, दर हमें निकालनी है गुणे आर, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना था भाई 4 वर्ष, समय कितना था भाई 4 वर्ष, तो गुणे आ जाएगा 4 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, 25 से काट देंगे इसको तो 25 पंचे 25 चौको 100 और 25 से काटेंगे 25 25 सत्ते 175 175 और 25 और ये कितना हो जाएगा 175 और 25 सत्ते 175 और 25 निम्मा 225, 25 सत्ते 175, कितना शेष बचेगा 80 8 7 15 155 और 25 छिक्का 150, कितना हो जाएगा 25 छिक्का 150। अच्छा उल्टा काट रहा हूँ मैं भाई, इसको काटना था, इससे उल्टा काट दिया भाई। देखो 25 एकम 25, 25 चौको 100 और इसको काट देंगे 25 बार भाई, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, 12 बचेगा 25 पंचे 125, ठीक है भाई 75 बार कट जाएगा, 75 से ये कट जाएगा 10 बार, 75 दामन 750, ठीक है। यहाँ से 4 बचा, 4 से 4 आपका ये कट जाएगा, 4 से ये आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी दर जो निकल के आ गई, यानी कि आर बराबर दर जो हमारी निकल के आ गई वो कितनी आ गई 10%। ठीक है दोस्तों, आज मेरी थोड़ी सी जो तबीयत है ना भाई वो सही नहीं है, ठीक है, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही जिस वजह से आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती होगी बीच में, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने क्या निकाली, दर निकाली, दर आ गई हमारी 10%। आगे क्वेश्चन में बोला है कि तो उसी ब्याज की दर पर जो हमने निकाली 10%, उस पर साधारण ब्याज 9 साल में, भाई आप बताओ इसी दर पर, इसी दर पर दर हमारी कितनी है 10%, इसी दर पर कितने वर्ष के लिए 9 साल का ब्याज, तो भाई 9 साल का जो ब्याज लगेगा ना वो कितने परसेंट के हिसाब से लगेगा, तो 9 साल में इसकी गुणा कर देंगे 10 में 90% का ब्याज लगेगा। और ये 90% का जो ब्याज लगेगा ना ये किस पर लगेगा, इस 24,000 पर। तो बस यहाँ से हमें क्या निकाल देना है, आपको सर यहाँ से हमें तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज किस पर निकालना है, इस 24,000 पर। तो ये इसका 24,000 का 90% निकालेंगे तो 24,000 गुणे 90/100, तो इस पर हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट, 24 निम्मा कितना हो जाएगा आपको सर 216, 216 और 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, तो कितना हो गया 21,600। ये 21,600 ये क्या निकल के आया, ये आया है ब्याज। हमसे पूछा कितनी हो जाएगी, जहाँ कहीं पर भी कोई शब्द लगे भाई इतना हो जाता है, इतनी हो जाएगी, तो समझ लो वहाँ पर मिश्रधन पूछा है। तो यहाँ से हमें क्या बताना है इसका, हमें इसका बताना है टोटल मिश्रधन यानी कि अमाउंट। और मिश्रधन बराबर क्या कहता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा था कितना 24,000, मूलधन हमारा था कितना 24,000 और प्लस का ब्याज, ब्याज हमें कितना मिला 21,600 का, बस इसमें जोड़ देंगे भाई। तो 24 और 21 कितना हो जाएगा, 24 21 45 और इज इक्वल टू 600, तो क्या हो जाएगा भाई 45,600। यानी कि हमारा जो टोटल जो मिश्रधन बनेगा वो कितना बनेगा 45,600। तो किस ऑप्शन के पास है, ऑप्शन नंबर बी के पास है। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, और यदि आपको क्वेश्चन कम समझ में आया हो ना तो क्लास को दोबारा जरूर कर लेना, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भाई एसएससी बहुत पूछता है, और इस क्वेश्चन का मैं तरीका बता रहा हूँ, सिंपल सा तरीका है। जब भी आपको इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ मिले कि अंडर रूट 20 माइनस 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस 20, और ये आपका इन्फिनाइट यानी कि इन्फिनिटिव अनंत तक आपका लिखा हो, तब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो अंडर रूट में जो संख्या दी गई है, आपको इस संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस जो है एक आए। जैसे कि मैंने 20 को तोड़ा भाई 4 गुणे 5 में, 4 पंचे 20 और 4 5 का डिफरेंस कितने का आ गया आपको सर, इनके बीच का डिफरेंस आया 1 का। बात समझ में आ गई। यानी कि आपको क्या करना है, जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो और माइनस का चिन्ह लगा हो सभी में। तो देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, और अनंत तक माइनस माइनस ही लगा है। जहाँ कहीं पर भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे और आपको इनको ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो यदि संख्या में चिन्ह माइनस का है तो वो हमारी संख्या छोटी संख्या यानी कि 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो बड़ी संख्या हमारा 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाती। बस हो गया आंसर हमारा।
लेकिन ये कंडीशन हमारी तब लागू होगी जब इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो केवल और केवल एक ही हो, तभी ये क्वेश्चन हमारा सही माना जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो बस, और हमेशा ज़्यादातर एग्जाम में जो जीडी में क्वेश्चन यदि बनेगा भाई, हमेशा डिफरेंस एक वाला ही क्वेश्चन बनेगा भाई, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्वेश्चन बनेगा तो भाई डिफरेंस एक ही आएगा, और डिफरेंस जब एक आए, माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या और प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या, तो बस आंसर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह था तो सबसे छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कि 245 और 7/1/5 के मध्यानुपाती को एक सम अभाज्य संख्या, कौन सी एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित किए जाने पर इसका भागफल क्या होगा। भाई ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने तो भाई गलत भी किया होगा, और काफ़ी लोगों ने यदि क्वेश्चन के भाव को समझ लिया होगा तो इन्होंने सही कर लिया होगा। भाई देखो, मैंने आपको मध्यानुपाती का फॉर्मूला लिखाया था भाई, मैंने आपको देखो बोला भी है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती के सारे फॉर्मूले अपने माइंड में सेट कर लो। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है आपका √AB। क्या होता है मेरे शेर, आप क्वेश्चन √AB होता है इसका फॉर्मूला। तो बस अंडर रूट लगाएंगे तो √A का मान आपको दिया गया कितना, 245, गुणे बी का मान कितना है, 7/1/5, 7×5 = 36/5, कितना आ गया भाई, 36/5। कैलकुलेट करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, 5 निम 45, ये कितना हो जाएगा, √49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, गुणे √36 किसका होता है, 6 का, तो 7 छिंग 42। काफ़ी लोग क्या करेंगे भाई, 42 आ गया, समझ लो आंसर आ गया, वो तुरंत 42 पे टिक कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। ये अभी तो क्वेश्चन हमारा पूरा तो सॉल्व ही नहीं हुआ है, ये तो आपने अभी तो इसका मध्यानुपाती निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन लगी हुई है। वो कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में बोला कि मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कितना आया, 42, इसको एक सम अभाज्य संख्या, भाई आप बताओ, यानी कि सम अभाज्य संख्या का मतलब कह रहा है कि वो संख्या हमारी सम भी होनी चाहिए और वो एक संख्या अभाज्य भी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है भाई, आप कहोगे सर 2, और 2 कैसी है, एक अभाज्य संख्या है और एक सम संख्या भी है। तो बस वही से हमें क्या करना है, इसका विभाजित करना है, किसको, इस 42 को, यानी कि मध्यानुपाती को। तो क्या करेंगे भाई, इस 42 को एक ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो वो संख्या कौन सी होगी, 2, और 2 एक ऐसी है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, केवल और केवल 2। बस भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 21 बार। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 21 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है कि 257 की पावर 45 गुणा 248 की पावर 73 में इकाई अंक क्या होगा। भाई देखो, जब भी आपके सामने यूनिट डिजिट का ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाए तो भाई आपको देखो, यूनिट डिजिट क्या होता है, हमारा इकाई अंक। तो हमें बाकी की संख्या से कोई लेना देना नहीं, ना इस 25 से मतलब है, केवल हमें मतलब है 7 से, ना इस 24 से मतलब हमें केवल मतलब है इस 8 से, हमें केवल 7 से और 8 से मतलब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा है, 7 की पावर 45। इसको आपको सिंपली लिख लेना है, 7 की पावर 45 गुणे और 8 की पावर आपको लिख देनी है यहाँ पर 73। बस बात खत्म। अब देखो, अब क्या करना है भाई, अब जो करना है वो आपको करना है, इनकी पावर में आपको देना है 4 से भाग। इनकी पावर में, तो भाई पावर कितनी थी इसकी, 45, तो 45 में भाग किससे देना है, 4 से। इसकी पावर थी 73, तो भाग देना आपको 4 से। और इसका जो भी रिमाइंडर होगा वो इसकी पावर बन जाएगी। कैसे कि 45 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा, कितनी बार कटेगा भाई, 11 चौको 44, यानी कि शेष कितना बचेगा, 1। इसको काटेंगे भाई 18 चौको 72, यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर शेष कितना बचेगा, 1। तो ये जो रिमाइंडर 1 बचा है ना, ये इसकी पावर बन जाएगी। कैसे, 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 8 की पावर 1। तो 7 की पावर 1 और 8 की पावर 1 क्या रहेगा, वही रहेगा। 7 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 56। इकाई अंक पूछा था, तो इकाई अंक हमारा कितना है इसका भाई, ये कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 6। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 6। तो इकाई अंक पूछा था, तो इकाई अंक कितना है भाई इसका, 6 आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। योगफल कितना है, 50। भाई मेरे नहीं पता भाई कौन सी संख्या, भाई संख्या कुछ भी मान लो, a + b, योगफल कितना भाई 50, यानी कि a + b का मान कितना दे रखा है, 50, और उनका गुणनफल, यानी गुणनफल कितना है, तो आपको सर a × b, गुणनफल कितना दिया गया है, 525 दिया गया है।
525। अब क्वेश्चन में बोला कि तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा भाई, एलसीएम लासा कितना होगा भाई। अब आपको क्या करना भाई, देखो जो इनका गुणनफल है ना, गुणनफल को आपको इनको ऐसी संख्या में इसके फैक्टर का बनाने, अब इनको देखो 525 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब आप उनको इनके ऐसे फैक्टर बनाओ जिससे जिससे इनका गुणा करने पर योग जो है वो 525 मिले और योग करने पर 50 मिले। तो भाई 525 को ऐसे फैक्टर में तोड़ें जिससे हमारा योग जो है उन फैक्टरों का 50 मिल जाए और गुणनफल 525। तो वो कौन से होंगे, तो भाई मैं आपको बता दूं, तो वो होते हैं आपके 15 गुणे 35। यदि आप 15 गुणा 35 करेंगे तो ये वो दो फैक्टर होंगे जिनका गुणनफल करेंगे तो 525 मिलेगा, और यदि आप इनका योग भी कर दोगे ना तो योग हमारा कितना 50 मिल जाएगा। तो बस इन्हीं 15 और 35 का जो हमने फैक्टर किया है इनकी का एलसीएम ले दो। तो 15 35 का एलसीएम निकाल सकते हो भाई, किससे कटेगा 5 से, 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, एक बार 3 से जाएगा और एक बार 7 से चला जाएगा। बस 5 तियाँ 15 और 15 सत्ते 105। तो कितना आ गया 5 गुणे 3 गुणे 7 इज इक्वल टू 105। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे शेर, ऑप्शन नंबर बी के पास है 105। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये सबसे आसान मेथड है भाई, ये सबसे आसान मेथड है, और इसको जब भी क्वेश्चन को करना हो ना भाई ऐसे ही करना, सबसे जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19% की छूट देने के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 17,010 रुपये है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो क्रय मूल्य कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। भाई देखो 19% की छूट दे रहा है, दुनिया में हर चीज़ 100% है। यदि वो 19% की छूट दे रहा है तो वो आपसे कितना ले रहा होगा, तो आपको सिर्फ 81% ले रहा होगा। आपसे कितना ले रहा है भाई 81%, और 81% यानी कि विक्रय मूल्य, तो इसका कितना दिया गया 17,010, यानी कि 81% की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 17,010 रुपये आपको इसकी वैल्यू दी गई है। तो जब 81% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 17,010, और बटे में कितना आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा आपका 81। काट देंगे इसको, 81 दूनी कितना होता है 162, 8 बचेगा 81 कम 81 एक जीरो 210, कितना बचेगा 210। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों 210 आ गया विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य, भाई देखो इसका जो अंकित क्रय मूल्य जो है ना वो अंकित मूल्य का 50% है। भाई यहाँ से अब हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, इसका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमें नहीं पता भाई कितना, भी अंकित मूल्य देखो इसका 1% का माना 210 आया, तो भाई 100%, भाई हर चीज़ जो होती है वो कैसी होती है 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी भाई, अंकित मूल्य हमारा कितना था, अंकित मूल्य यानी कि एमपी मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस मार्केट कितना रहा होगा, अंकित मूल्य 100% रहा होगा। जब 1% की वैल्यू 210 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको सही हो जाएगी 210 गुणे 100। 210 गुणे 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 21,000। कितना हो जाएगा भाई 21,000। ये क्या आ गया हमारा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आ गया भाई। अब हमसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य जो है ना वो अंकित मूल्य का 50% है, 50% यानी कि आधा, 50% यानी कि आधा। तो बस अंकित मूल्य का है 50%, तो अंकित मूल्य कितना है हमारा 21,000। तो 21,000 का आधा कितना हो जाएगा आपको सर 10,500। ऑप्शन नंबर डी हो गया भाई, बिल्कुल सिंपल सा था। क्रय मूल्य पूछा ना था तो सीपी आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ये सीपी भाई अंकित मूल्य कितना था भाई हमारा 21,000 गुणे कितना भाई 50%, तो भाई 50/100। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल दो, काट देंगे 21 पंचे कितना हो जाएगा 105 और 2 जीरो, तो कितना आ गया 10,500। 50% पूछा तो सीधी सी बात है कि 50 हो जाएगा, आधा हो जाएगा बस, बाकी की कैलकुलेशन करने की आधी ज़रूरत ही नहीं थी। क्लियर, चलिएगा उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका टाइम एंड वर्क का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन जाएगा आपका। कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। भाई देखो ए कितने दिन में कर रहा है भाई, ए कर रहा है आपका 10 दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है भाई, बी कर रहा है 15 दिन में। भाई इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 10×3 और 15×2 30। हमारा जो टोटल वर्क निकल के आ गया वो कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया हमारा 30। बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन में बोला कि उन्होंने साथ मिलकर काम तो शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया। यानी कि ए ने धोखा दे दिया भाई, काम तो 5 दिन
पहले ही वो काम को छोड़कर चला गया, काम पूरा होने के 5 दिन पहले, यदि वो 5 दिन ना जाता तो मेरा काम पूरा हो जाता। भाई जो काम को छोड़कर चला गया है, मैंने टाइम एंड वर्क में भी बताया है, जो काम को छोड़कर चला जाता है तो हमें उससे काम को पूरा भी करवाना पड़ता है। सपोज़ आप मान लो कि ए ने काम को किया, यदि आप सपोज़ ये मानो कि यदि ए काम को छोड़कर ना जाता, यदि ए 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, यदि वो 5 दिन पहले काम छोड़कर ना जाता तो वो 5 दिन में कितना काम कर लेता। तो भाई ए की क्षमता कितनी थी, तो ए की क्षमता तो 3 थी। यदि ए काम को 5 दिन पहले ना छोड़ता तो वो कितना काम कर लेता, 3 पचे 15। 3 की क्षमता से 5 दिन में कितना काम कर लेता, भाई 15 काम तो ऐसे ही कर लेता। जब वो 15 काम कर लेता तो हमारा टोटल काम कितना था, 30। 30 में से ए कितना काम कर लेता, 15। तो पूरा है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो भाई देखो हमारा टोटल वर्क था कितना भाई, 30। अब टोटल वर्क था हमारा 30, यदि ये ए काम को कर लेता, यदि ए काम को कर लेता तो भैया कितना काम कर रहा था भाई ए, 15 काम। यदि वो काम छोड़ कर ना जाता तो टोटल काम तो 30 था ही, 15 काम ये कर देता तो कितना हो जाता टोटल, 45। 45 काम हो जाता। लेकिन वो तो काम को 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, बस 5 से इसको डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 9 दिन में। 5 दिन 45, तो कितना दिन का समय लगेगा, और 9 दिन का। ऑप्शन नंबर डी के पास से 9 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो ट्रेनें एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेशनों से यात्रा शुरू करती हैं, यदि क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, यानी कि विपरीत दिशा में, आमने सामने। जब वे मिलती हैं तो तब तक एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को 140 मीटर अधिक यात्रा कर लेती है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। दोनों स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस। भाई सपोज़ मान लिया कि भाई दो स्टेशन है, ठीक है। पहला स्टेशन आपका ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी है, और दूसरा स्टेशन ये। यहाँ से एक रेलगाड़ी यहाँ से जा रही है कितनी चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वहाँ से एक दूसरी रेलगाड़ी आ रही है कितने की चाल से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और कह रहा है कि ये एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, जब वे मिलती हैं, मान लिया कि वो यहाँ पर बीच में मिल गई, और बीच में क्या होगी भाई, ये गाड़ी मिल गई। तो जब ये गाड़ी जब बीच में मिलेगी तो इनके बीच की दूरी कैसी होगी, समान होगी। जितनी दूरी पर ये होंगी उतनी दूरी पर ये भी होंगी, यानी कि ये जो बीच की दूरी है, जब ये बीच में मिलेगी आके तो इनके बीच की दूरी कैसी होगी, समान होगी। तो यहाँ पर देखो भाई इनकी स्पीड यानी कि चाल का रेशियो कितना दिया गया भाई, इनको रेशियो बना लो। भाई इसकी चाल कितनी है 90, इसकी चाल कितनी है 70 है। 0 से 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम इसकी दूरी निकालेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी भाई मान लेंगे कि हमारी दूरी जो है ये कितनी आ गई, 9, और ये कितनी मान लेंगे, इसी को मान लो दूरी 9:7। ठीक है, कांस्टेंट है ना, समान है तो समान दूरी हो जाएगी जब ये बीच में मिल जाएंगी। अब आप कहोगे सर दूरी आपने 9:7 क्यों लिया, भाई दूरी इसलिए ली कि जब ये आपस में मिलेंगी ना तो समान दूरियाँ होगी, दो दूरी इधर रहेगी वही दूरी आपकी इधर रहेगी, तो दूरी भी समान मान लेंगे चाल की, क्योंकि 90 की चाल से जा रही है 70 की चाल से, तो दूरी भी समान होगी 9:7। तो भाई इसकी पहले दूरी कितनी थी 9, और इसकी दूरी कितनी है 7, तो भाई कितने का डिफरेंस है भाई, डिफरेंस जो है ना वो है 2 का। और ये 2 का जो डिफरेंस है ना भाई वो कितना है, कह रहा है कि वो 104, इसलिए इससे कितनी दूरी अधिक तय कर ली, तो इसने 2 दूरी अधिक तय कर ली। आप कह रहे हो 2 अधिक दूरी कर ली, वो कर रहे इसने 140 किलोमीटर की जो दूरी है ना वो अधिक तय कर ली है। तो 2 का मान 140 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14, यानी 1 का मान आ जाएगा 70 किलोमीटर आ जाएगा 1 का मान। तो हमसे क्या पूछा, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी, 9 ये 7 ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी 16। तो 1 का मान 70, तो 16 का मान कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई 16 गुणे 70। बात समझ में आ गई। तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112, और एक जीरो 1120 हो जाएगा। किस ऑप्शन के पास है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। यहाँ पर दोस्तों जो एग्जामिनर ने ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, यदि मैं क्वेश्चन को ना भी करवाऊंगा ना तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को बना लोगे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया भाई।
भाई जो चुनाव वाले होते हैं ना भाई, उम्मीदवार वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त हुआ। भाई देखो, जिसको 64% प्राप्त हुआ है वो तो सीधी सी बात है, वो तो जीत गया। तो हारने वाले को यानी कि दूसरी जो विपक्षी पार्टी होगी उसको कितनी परसेंट मिलेगी? भाई हर चीज़ तो 100% होती है भाई। ऐसे मान के चलो कि भाई दुनिया में जो भी है ना भाई, हर चीज़ 100% है। दुनिया में जो भी है ना भाई वो कैसे अपने आप में 100% है। यदि 100% में से जो डाले गए मत में से 64% तो भाई मत इसको मिल गए, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? तो दूसरे वाले को मिले होंगे 36% वोट मिले होंगे। भाई देखो, आगे क्वेश्चन बोला है कि वह 252 मतों से बहुमत में निर्वाचित होता है। भाई आप बताओ वो कितने बहुमत से निर्वाचित हुआ? भाई 64 से 36 घटा देंगे कितना बचेगा आपको? सर 28% से निर्वाचित हुआ। आप कह रहे हो वो 28% से निर्वाचित है, वो कह रहा है नहीं 252 मतों से निर्वाचित हुआ। यानी 28% की वैल्यू कितनी दी गई है? 252। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको सर ये हो जाएगा 252 बटे में कितना आ जाएगा? 28 बटे में कितना आ जाएगा? 28। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 14 से काट दें क्या? 14 से काट देंगे, 14 दूनी 28। 14 से काट देंगे, 14 एकम 14, 14 और ये कितना बचेगा? 14 निम्मा 14 अट्ठे 112 और 2 से कट जाएगा, 2 निम्मा 18। कितनी बार? 9 बार। यानी एक का मान कितना आ गया? 9। जब 1% की वैल्यू 9 है तो पूछा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या। भाई मत कितने डाले गए थे? अपने आप में 100% डाले गए थे। जब 1% की वैल्यू इतनी तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 100 गुणे 9। तो एक का मान 9 तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 900। यानी कि जो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? 900 थी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान। भाई यहाँ पे देखो कोई एक आयत बना लो। कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है। भाई यहाँ पे एक आयत बना लिया, ये कोई आयताकार मैदान है। और कह रहा है कि जिसकी लंबाई 38 मीटर और चौड़ाई 32 मीटर है। भाई जिसकी एक लंबाई ये मान ली, भाई इसकी लंबाई कितनी है? भाई लंबाई कह रहा है इसकी 38 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है ना भाई वो कितनी है? 32 मीटर है। चौड़ाई इसकी 32 मीटर है और लंबाई इसकी 38 मीटर है। और इसके अंदर समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया। भाई इसके अंदर जो है ना एक समान चौड़ाई का एक रास्ता और बना दिया गया है। यानी किसी के अंदर एक आयत और है। क्या हो गया भाई? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ठीक है। एक कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना एक रास्ता बनाया गया इस प्रकार से, और इसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई वो कैसी है? समान चौड़ाई है। चौड़ाई जो है ना इसके रास्ते की वो कैसी है? बराबर है। यानी कि ये जो चौड़ाई है ना, ये रास्ता ये कैसा है? इसका बराबर है। तो इसको कुछ भी मान लो भाई। मान लिया इसको ए। इसका जो रास्ता वो क्या मान लिया मैंने? ए मान लिया इसका रास्ता। ठीक है, ए रास्ता मान लिया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? रास्ते का क्षेत्रफल। आयताकार पथ के रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन मैंने आप याद करेंगे तो मैंने कल भी कराया था। रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 2a ब्रैकेट में हो जाएगा l प्लस बी माइनस का 2a ब्रैकेट हो जाएगा आपका क्लोज। ठीक है, माइनस का 2a। ये दोस्तों होता है इसका फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूले को रख दो भाई। यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2a ब्रैकेट में लंबाई कितनी थी हमारी इसकी? 38 और इसकी लंबाई कितनी थी? एल प्लस बी है ना, तो 38 32 जुड़ जाएगा तो 30 तो 60 दो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा भाई। एल प्लस बी का मान जोड़ दिया तो 38 32 हो गया 70। 70 हो गया ना भाई। यहाँ पर बचा माइनस का 2a। 70 माइनस का 2a बराबर कितना भाई? क्षेत्रफल कितना था? बराबर था 600 मीटर स्क्वायर। 600 आ गया। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार कट जाएगा, यानी कि 300 बार। 2 3 600, 2 3 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या बचा? यहाँ पर आपका बचा केवल ए ब्रैकेट में बचेगा आपका 70 माइनस का 2a बराबर में आपका बचेगा 300। अब चाहो तो आप इसको ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से कर लेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। अब देखो हमें ए की ही वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो ए को भाई मान लिया मैंने, पहला ऑप्शन रख लिया 10। भैया क्या ए को 10 रखने से हमारा जो बराबर में मान आया है 300, क्या ये हम ला सकते हैं? भाई रख के देखो। तो ए का मान कितना मान लिया मैंने? 10 मान लिया। ये कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, यानी कि 70 माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 50 दाम कितना आ गया? 500। भाई ये तो 500 आ रहा, हमें लाना कितना है? 300। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ से हम देखो दूसरे ऑप्शन को रखते हैं भाई। दूसरा ऑप्शन चेक करो भाई। दूसरा ऑप्शन हमारा कितना है भाई? दूसरा ऑप्शन है हमारा 5।
भाई ए का मान मैंने मान लिया कि 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 70 माइनस का 2 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और 70 में से माइनस कर देंगे कितना बचेगा, तो आपको 70 माइनस का कितना हो जाएगा, 5 पंचे 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, तो 70 में से 10 गया 60, तो यानी कि क्या हो जाएगा 5 गुणे 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 पंचे 300, देखो 300 आ गया, 300 यहाँ से 300 सेटिस्फाइड हो गया, तो बस यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ए का मान यहाँ पर मैंने कितना निकाला रखा भैया 5, इसको आपको लिख देता हूँ मैं OPT से, यानी कि ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन से कर लेना भाई, सबसे आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन से किया भाई सबसे आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो भैया फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन भाई मैं आपको लगभग प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 बार करा भी चुका हूँ, तो ठीक है ना भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। देखो 9 से विभाज्य, भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, बस अंकों का योग निकाल लो, एक की वैल्यू निकाल लो। तो इनके अंकों के योग निकालेंगे, 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, और 20 8 28, 28 3 कितना हो जाएगा, 28 3 31, यानी कि कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 31 प्लस का कितना आ जाएगा ए, बराबर कह रहा है कि वो कैसा हो, 9 से विभाजित होना चाहिए। भाई अब आप बताओ ए के स्थान पर मैं यहाँ पर कौन सी संख्या रख दूँ, ए के स्थान पर यहाँ पर मैं कौन सी संख्या लिख दूँ जो कि 9 से विभाजित हो जाए, बताओ। तो भाई 9 से विभाजित हो जाए तो 9 चौकों ही 36 होता है, तो भाई ए का मान यहाँ पर मैं कितना रखना पड़ेगा 5, तो 31 5 कितना हो जाएगा 36, और 36 जो होगा वो किससे विभाजित होगा 9 से, 9 चौको 36 विभाजित हो गया ना। तो यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू कितनी रखी 5, तो बस यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर 5। बात समझ में आ गई, तो बस 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, ये आपका पाइप टंकी का क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे में भरते हैं। भाई देखो ए कितने घंटे में भर रहा है, ए भर रहा है आपका 12 घंटे में, और बी भर रहा है 15 घंटे में, और एक अन्य पाइप सी टैंक को 25 लीटर प्रति घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो टैंक 10 घंटे में भर सकते हैं। भाई तीनों, अब यहाँ पर तीनों पाइप खुल गए, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिलकर कितने घंटे में भर रहे हैं 10 घंटे में भर रही है। भाई इन तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई बताओ, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ गया हमारा 60। भाई कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, यहाँ से निकल के आ जाएगी एफिशिएंसी 15 चौको 60, और ए बी सी का मान कितना आ जाएगा 6, 10 छिक्का 60। अब ये जो 60 है ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, टोटल है हमारी टंकी। तो भाई देखो तीनों मिलकर कितना बन रहे हैं 6। भाई यहाँ से आप निकाल सकते हो, भाई सी का मान निकाल सकते हैं कैसे, ध्यान से देखना भाई, ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे में भर रहे हैं 6 घंटे में, और ए और बी कितने घंटे में भर रहे हैं भाई 5 प्लस का 4, तो ए बी कितने भर रहे हैं भाई 5 4 9, 9 घंटे में, प्लस का सी कितने घंटे में भरेगा भाई, तो यहाँ से हम सी का मान निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 9, और सी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3। तो ये माइनस का 3 आ गया भाई, माइनस का 3 का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि सी जो है ये पाइप को खाली करने वाला है भाई, पाइप को खाली करने वाला है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमें कैसे पूछा है कि तो टैंक की क्षमता पूछिए कितने लीटर है, सी 25 लीटर प्रति घंटे में खाली कर रहा है। भाई आप बताओ सी कितने घंटे में खाली कर रहा है, 1 घंटे में। सी जो है ना भाई, सी 1 घंटे में 25 लीटर खाली कर रहा है, 25 लीटर। तो यहाँ से आप निकालो भाई सी की क्षमता। भाई टोटल टंकी हमारी कितने की है 60 की, सी कितने में खाली कर रहा है 3 में, तो भाई कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 20 घंटे का समय ले रहा है। तो ये क्या आ गया हमारा समय, तो सी को समय कितना लग रहा है 20 घंटे का। आप कह रहे हो कि सी को 20 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि नहीं, सी जो है ना वो 25 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली कर रहा है, यानी वो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है भाई 25 लीटर खाली कर रहा है। जब वो 1 घंटे में 25 लीटर खाली कर रहा है तो वो 20 घंटे समय में, 20 घंटा समय कितना है भाई, समय है हमारा 20 घंटा, तो 20 घंटा में वो कितना खाली कर देगा, 25 की टंकी है तो 25 20 घंटे के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20 गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50, यानी कि टंकी की जो क्षमता है वो आ जाएगी 500 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 साल पहले रवि और उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 32 वर्ष थी। भाई देखो सबसे पहले निकालो 6 साल पहले का डाटा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले का डाटा। कह रहा है कि किसकी, रवि और उसकी पत्नी और उसके बच्चे, तो रवि प्लस उसकी वाइफ
और प्लस उसका बच्चा यानी कि चाइल्ड, तीनों की औसत आयु कितनी थी? 32 वर्ष। तो इनका योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 तियाँ कितना हो जाएगा भाई? आपको सही हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा? 96। और 9 साल पहले रवि की पत्नी, अब ये तो 9 साल का पहले का हो गया भाई। यहाँ से इनकी निकालो पहले वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई? वर्तमान निकालेंगे इनका, तो वर्तमान कैसे निकालेंगे भाई? वर्तमान हमें निकालना है रवि की प्लस उसकी वाइफ की प्लस उसके बच्चे की, तो इनका योग कितना भाई? 96। 96 है। अब कह रहा है कि 6 साल पहले, तो 6 साल बाद, तो 6 साल बाद रवि की बढ़ेगी, उसकी पत्नी की भी बढ़ेगी, उसके बच्चे की बढ़ेगी, तो 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 6 साल तीनों की बढ़ेगी, तो 6 साल तीनों जब बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? 6 तियाँ 18, तो 18 साल और बढ़ जाएगी 6 साल बाद की, तो कितना हो जाएगा? 96 प्लस 18, ये आ जाएगा हमारा 114। कितना आ गया? 114। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि 9 साल पहले, अब यहाँ पर मैं बात करूँगा 9 वर्ष पहले की, तो 9 वर्ष पहले किसकी? 9 वर्ष पहले की अब बात हो रही है किसकी? रवि की और उसकी पत्नी की और उसके बच्चे की औसत आयु 24 वर्ष, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 24 तियाँ, क्या बोला है? 9 साल पहले रवि की पत्नी और बच्चे की औसत आयु। अच्छा, रवि की नहीं पूछा, रवि की पत्नी और बच्चे का पूछा भाई, गलत हो जाएगा भाई। हमसे क्या क्वेश्चन में बोला है कि रवि की पत्नी की और रवि के बच्चे की, केवल रवि की पत्नी की बतानी है, रवि की पत्नी और उसके बच्चे की, दो लोगों की बतानी है, यानी कि वाइफ की प्लस उसके चाइल्ड की औसत आयु 24, तो योग कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48। कितना हो जाएगा? 48। तो वर्तमान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो वर्तमान कैसे निकालेंगे भाई? वही तरीका है भाई। पत्नी की और बच्चे की कितनी हो जाएगी भाई? 9 साल, दोनों की बढ़ जाएगी, 9 साल इसकी भी बढ़ेगी पत्नी की भी, 9 साल उस बच्चे की भी बढ़ेगी, तो 48 तो ये था ही, 9 साल और दोनों की बढ़ जाएगी, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 66। तो वर्तमान आयु का योग कितना है? 66 है, और इनकी वर्तमान आयु का योग कितना भाई? 114 है। तो हमसे वही पूछा है कि रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से हम रवि की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे रवि की वर्तमान आयु, तो रवि की वर्तमान आयु यहाँ से आप निकाल सकते हो, कैसे? तो यहाँ से निकालेंगे रवि की वर्तमान आयु, तो ये हो जाएगा रवि प्लस कितना है भाई? वर्तमान आयु 66 है, किसकी? रवि की, क्योंकि वाइफ और इसके बच्चे की टोटल योग 66 है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 66 बराबर तीनों का योग कितना भाई? 114। तो यहाँ से रवि का निकाल सकते हैं, तो रवि बराबर कितना हो जाएगा? 114 माइनस का 66, घटा देंगे कितना बचेगा? 48 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 साल। तो किस ऑप्शन के पास है? ऑप्शन नंबर बी के पास है, यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 48 साल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल का के लिए 26,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है ना भाई 260 है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? भाई चाहो तो आप इसको फॉर्मूले से कर लो, चाहो तो आप इसको बेसिक भी कर सकते हो भाई। अंतर कितने का है? 260 का भाई। बेसिक कैसे करेंगे भाई? बेसिक है कि अंतर 260 और कितने पर? 26,000 पर, 260 बटे 26,000 गुणा कर देंगे 100 से, निकल आएगा भाई 1% की दर निकल के आएगी। तो 1% की जो दर होगी वो कितने के बराबर होगी? 10% की। अब देखो यहाँ पे चाहो तो इसको फार्मूले से रखो भाई। 2 साल का फार्मूला कैसे निकालेंगे भाई? ये केवल 200 ये केवल आपके 2 वर्ष के लिए तक वैलिड रहेगा, आपका केवल 2 साल के लिए, ठीक है। ये 2 वर्ष के लिए, जब 2 वर्ष का अंतर दिया जाए उसके लिए ही फार्मूला है, और इसके अदरवाइज आपका कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो 2 साल का फार्मूले का होता है आपका R/100, यानी कि दर बटे 100 बराबर अंडर रूट होता है आपका डिफरेंस बटे आपका मूलधन यानी कि P। ये होता है 2 साल के दर निकालने का फार्मूला। तो बस यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा R/100 बराबर में हो जाएगा अंडर रूट D, यानी अंतर का कितना है? अंतर है 260 बटे मूलधन कितना है हमारा? 26,000। 26,000 बस कैलकुलेट कर लेंगे, जीरो से जीरो खत्म, ये आपका कट जाएगा 26 एकम 26, और ये हो जाएगा 26, और बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो अंडर रूट ऊपर क्या बचेगा? एक अंडर रूट हटा देंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 10, 1/10। तो दर हमारी कितनी आ गई? 1/10। ये हमारा अभी 100 बचा हुआ है, ये 100 अभी बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/10। इधर 100 भाग में, उधर चला जाएगा गुणा में, तो 1/10 गुणा 100, जीरो से जीरो, तो कितना हो जाएगा दर हमारा? 10%। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो फार्मूले से, तो फार्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दर कितनी आ जाएगी? 10%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में बोला है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, औसत है ना भाई, औसत, औसत कितना दे रखा है? औसत कह रहा है कि 28 है। तो हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है भाई?
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का भैया हमसे क्या पूछा है, योग पूछा भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो औसत क्या होता है भाई, आप सभी जानते हो औसत जो होता है ना भाई वो होता है हमारा मिडिल पॉइंट। औसत जो होता है हमारा वो क्या होता है, मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट का मतलब होता है बीच की संख्या, ठीक है भाई। अब देखो 8 क्रमागत विषम संख्याएं पूछी हैं, तो विषम जो औसत होगा ना वो हमारा क्या होगा, मिडिल पॉइंट, ठीक है। औसत में आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई पहली संख्या ए और इसके बीच में कोई संख्या रही होगी, ठीक है, और प्लस हमारी अंतिम संख्या। तो भाई औसत कैसे निकालते हैं भाई, पहली संख्या गुणे पहली संख्या प्लस दूसरी अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस हमारी अंतिम संख्या, और बटे में आ जाता था 2, यानी कि संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, तो a+b/2। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन कह रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 28 है, तो यानी a+b/2 का औसत कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो बस ये कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, तो a+b का योग ही तो पूछा था, तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। डी वाला ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। औसत क्या होता है भाई, मिडिल पॉइंट होता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी और वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है, तो 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है भाई। प्रिंट प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस पूछा है कि अंकित मूल्य कितना है। देखो भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो भाई क्रय मूल्य, तो भाई क्रय मूल्य क्या होगा भाई, क्रय मूल्य हमारा 100 रहेगा, और क्रय मूल्य जो होता है जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं और उस पर हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट। तो CP क्या होता है हमारा 100 माइनस का D यानी कि डिस्काउंट, डी यानी कि डी फॉर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि हमसे क्या पूछा, अंकित मूल्य यानी कि MP मार्क प्राइस, और अंकित मूल्य पर क्या कह रहा है कि 20% का लाभ भी कमा रहा है। लाभ कितना कमा रहा है भाई, 20% का। हम लाभ कमाते हैं किस पर, अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य जो भी होगा उस पर मिलने वाला लाभ यानी कि 100 + B। भाई यहाँ से देखो डिस्काउंट कितने का दे रहा है भाई, 20% का, तो इस 100 में से 20% का यदि वो डिस्काउंट दे देगा तो कितना हो जाएगा आपको सर 80। अनुपात भाई लाभ कितना कमा रहा है 20%, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपको सर 100 + P यानी कि 20 120। काट देंगे 0 से 0, 4 दूनी 8 4 तियाँ 12, तो हमारा जो नया रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:3। कितना आ गया भाई, इसको यहाँ पर लिख लो, 2:3 आ गया। अब आगे क्वेश्चन बोला कि पंकज ने तो घड़ी को 800 रुपये में खरीदा था, तो इस 2 हमारा क्या है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस है। 2 हमारा ये क्या हमारा CP है, और ये हमारा MP है, तो CP कितना था 2, तो 2 हमारा CP, वो कह रहा नहीं घड़ी को 800 में खरीदा। आप कह रहे हो कि दो घड़ी को मैंने 2 में खरीदा, वो कह रहा है 800 में खरीदा, तो 2 800 का कितना गुना, तो आपको सर ये तो इसका 400 गुना है। 400 गुना, जब ये इसका 400 गुना तो आपको इसका भी 400 गुना कर देना है। तो कितना गुना कर देना है, 400 गुना, तो 3 चौको कितना हो जाएगा आपको सर 1200। तो हमसे क्या पूछा था, अंकित मूल्य, तो MP क्या हमारा यही तो अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन तो भाई बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि ABC एक चारागाह किराए पर लिए हैं। A 5 बैलों को 4 महीने के लिए, B 8 बैलों को 5 महीने के लिए, C 10 बैलों को 3 महीने के लिए चराने के लिए रखता है। यदि चारागाह का किराया 180 रुपये है, कितना भाई 180 रुपये है, तो B को अपने हिस्से का किराया कितना देना होगा। भाई देखो A कितना रख रहा है भाई, A रख रहा है 5 बैल। A ने कितने बैल रखे भाई, A ने रखे हैं 5 बैल, ठीक है। कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। भाई यहाँ पे लिख लो समय यानी कि 4 महीने के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समय, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा समय। अब कह रहा है कि B, अब बी ने कितने कितने बैल रखे हैं, तो कह रहा है कि बी ने 8 बैल रखे हैं। बी ने 8 बैल रखे हैं कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। और सी ने 10 बैल रखे हैं, कितने 10 बैल, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए रखे भाई, 3 महीने के लिए बोला है कि रखे हैं। अब देखो इनके आपस में गुणा कर देंगे भाई, यहाँ पर बैल हैं भाई 5 बैल, 4 कितने महीने तक, 4 महीने तक रहेंगे, 4 महीने तक रहेंगे, ठीक है। तो ये जो चारा है ना, चारागाह, तो भाई इनका चारा देखो, चारा मान लो चाहे काम मान लो, कुछ भी मान लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो भाई 5 बैल है 4 महीने, तो 4 महीने इनके कर देंगे आपस में गुणा, ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 8 पंचे 40, रेशियो बन गया भाई ये 10 तियाँ 30, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला कि यदि चारागाह का किराया 180 रुपये है,
भाई देखो यहाँ से जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया। टोटल कितना हो गया, 4 2 7, सॉरी 4 2 6 3 9। इनका टोटल योग कितना आ गया, टोटल योग जो आ गया इनका 9। आप कह रहे हो कि चारागाह का जो किराया है ना वो 180 रुपये। आप बताओ कितना है आपके हिसाब से, तीनों चारागाह का कितना है, 4 2 6 3 9। टोटल कितना है भाई आपके हिसाब से 9 है, वो कह रहा नहीं 180 है। तो 9 की वैल्यू कितनी है 180, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18, यानी 1 का मान 20। जब 1 का मान 20 है तो हमसे किसका मान पूछे, हमसे पूछा बी का, हमसे किसका पूछा है, बी का। तो भैया 1 का मान 20 है तो बी का मान कितना है, बी का मान है 4, तो बस 4 की गुणा 20 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौको 80 रुपये। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर 80 रुपये हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, यस बोलो, यस या नो। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 80 रुपये। तो बी का जो हिस्से का किराया होगा वो कितना लेगा, 80 रुपये वह किराया देगा। ठीक है, तो चलिएगा आज के ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों को लगे होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भी वीडियो को लाइक कर देना, और एक वीडियो के लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, और आप लोगों का जो भी स्कोर रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें साथ शेयर करेंगे। तो चलिएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको आगे भी ऐसे ही दोस्तों क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी, और आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट में डाल दो, जब भी समय मिलेगा रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। और इसका जो PDF इसका मैं बोर्ड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो जाके आप इसका वहाँ से PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और जो मैंने आपको ये आज के 20 क्वेश्चन कराए हैं ना भाई, इनको एक बार दोबारा से ज़रूर लगा लेना खुद से। ठीक है, बिना देखे लगाना, कहीं प्रॉब्लम हो वीडियो को देखना, नहीं तो इन क्वेश्चनों को बिना देखे लगाने की कोशिश आप लोग दोबारा से ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिएगा, सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत।